हेलो एवरीवन, आईएसपी सेट मेंटर यूट्यूब के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से करंट अफेयर लेके आए हैं 9 जुलाई का। तो आज हम देखेंगे कि 9 जुलाई के करंट अफेयर में क्या क्या सेक्शंस हैं, आज कौन कौन सी न्यूज आई है। कल वाला जो मैंने 8 जुलाई का आपको करंट अफेयर करवाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मैंने आंसर आपको गलत बता दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बट जो आपको पीडीएफ मिले थे ना, वो पीडीएफ में आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर मेंशन है, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का चैनल दिया है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं 9 जुलाई के करंट अफेयर को। अब हम पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा ये क्वेश्चन आया है, इसमें मल्टीपल स्टेट पीसेस के एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इसमें आपको यूपी से लेके बिहार का हो गया और एमपी से हो गया, सब हर जगह के करंट अफेयर आपको मिलेंगे। और जो मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये भी आपको अच्छा मतलब आपको काफी हेल्प करेंगे। तो जैसे अगर आपने पहले इसको पढ़ लिया हो तो मेरे से पहले आप आंसर भी कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, हाँ आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। बाकी यहाँ तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये आपने इसके अंदर पॉलिटी में पढ़ाई हो, ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। अब देखिए बाल श्रम मुक्त किया है, कौन सी खदान है वो, झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में, बिहार में या उड़ीसा में। तो कौन सी है, यहाँ पर झारखंड में है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल श्रम से लेके हमारे मेंस में भी है, एक टॉपिक हैगा और ये हमारा पॉलिटी के अंदर भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना है आने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। तो ईरान का नया राष्ट्रपति कौन है, अब हम देखेंगे मोहम्मद बगैर, सईद जलीली, मसूद पेजेशकियान और अलीरे रेजा जकानी। माफी चाहती हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाएगी तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, मसूद पेजेशकियान इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में नियुक्ति से आता ही आता है, कभी कभी तो क्या होता है दो भी आ सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2024 में विश्व जूनोसिस दिवस। अब देखिए जूनोसिस दिवस का विषय क्या था। अब कभी कभी है ना स्टेट पीसीएस में एक तो दिन पूछ लेता, दिन के साथ साथ क्या है दिवस भी पूछ लेता कि उसका थीम कौन सा था। तो इसमें क्या होगा, वन वर्ड वन हेल्थ या प्रिवेंट जूनोनेसिस, और दूसरा क्या है रिड्यूसिंग द रिस्क जूनोसिस, और क्या है टुगेदर वी कैन बिल्ड अमेजिंग फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है क्लोजिंग द गैप्स जूनोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। ठीक है, ये इसका आंसर होगा रिड्यूसिंग द रिस्क जूनोसिस। हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बट मैं हिंदी में यहाँ पर बता दे रही हूँ। और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश के भी ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संगठन ने गुजरात में 400 मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी है। अब देखिए 400 मेगा है सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है, गुजरात में। तो किसने मंजूरी दी है, विश्व बैंक ने दी है या एशियाई विकास बैंक ने या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने या हरित जलवायु कोष ने। तो इसका आंसर क्या होगा, एशियाई विकास बैंक ने इसको मंजूरी दी है 400 मेगावाट की। तो आपको याद रखनी है, कभी एग्जामिनर इसको पलट के भी पूछ सकते हैं, हाँ कितने मेगावाट की एशियाई विश्व बैंक ने सौर ऊर्जा संयंत्र जो गुजरात में लगने वाला है उसमें कितने मेगावाट की मंजूरी दी है। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी तरीके से, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे पुनः नामित किया गया, मतलब दोबारा से उसे चुना गया, पहले से वो कार्यरत है दोबारा से उसे चुना गया। तो कौन होंगे, राजेश कुमार, विजय शर्मा, अमिताभ कांत या सिद्धार्थ मोहते। तो कौन होंगे, तो यहाँ होंगे सिद्धार्थ मोहते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा, मतलब ये होने वाले कौन करेगा 28 सदस्यीय टीम, और जो कहाँ होने वाली है, पेरिस में होने वाली है। तो पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा।
तो कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। जैसा आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से भी बात करी थी न्यूज में, अगर आप लोगों ने देखा ही होगा। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 7th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृतियां दर्शाने वाले सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला खोजी गई है? अब देखिए कहाँ खोजी गई है, फ्रांस में, स्पेन में, इंडोनेशिया में और दक्षिण अफ्रीका में। तो कहाँ खोजी गई है? ये इंडोनेशिया में खोजी गई है, कला और संस्कृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है? टोक्यो, हांगकांग, ज्यूरिक या लंदन? तो होगा सबसे महंगा शहर कौन सा? हांगकांग है। ये रैंकिंग का भी क्वेश्चन आता है। जो भी क्वेश्चन की संभावना है, जो एग्जाम्स के क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, उसी पे एमसीक्यू डिजाइन किए गए हैं। अब देखिए, हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई? अब देखिए, अभी पूछ रहे 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को, या न्यायमूर्ति इंद मल्होत्रा को, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को, न्यायमूर्ति आरवी रविंद्र को? तो कौन होगा इसमें? न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को दिलाई है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक राज्यपाल का नाम यहाँ आ गया। राज्यपाल का नाम कौन है? जो झारखंड के हैं, सीपी राधाकृष्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा, ये एग्जामिनर पलट के भी पूछ सकता है कि न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारनी जो हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश बने हैं झारखंड उच्च न्यायालय के, तो वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम चल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस कारण से पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो किस कारण से लगाया है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के कारण, डिजिटल लेन देन मानदंडों का पालन न करना, ऋण और अग्रिम मानदंडों का उल्लंघन, या ग्राहक डेटा गोपनीय का उल्लंघन? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋण और अग्रिम मानदंडों का उल्लंघन, जैसे वायलेटिंग लोन्स एंड द एडवांसेस नॉर्म्स को। तीसरा नंबर का होगा सी है इसका आंसर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं। अब देखिए, ये थोड़ा इमेज ब्लर हो रही है। इसमें ये बताया गया लिथियम के बारे में, बताया कि लिथियम कहाँ अभी हाल फिलहाल में लिथियम को सर्च किया गया, मतलब लिथियम का भंडार मिला। तो कहाँ मिला है लिथियम का भंडार? यहाँ ये जम्मू कश्मीर में मिला है हाल फिलहाल में लिथियम का भंडार। तो इसमें थोड़ी इमेज ब्लर आ रही है, बट आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वहां पर आपको ये बिल्कुल क्लियर कट मिलेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर दिख रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लिथियम के भंडार कहाँ पे? जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है? मेघालय हो गया, ये नागालैंड हो गया। अब देखें नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से है? ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, 3 है। और झारखंड तो आपको पता ही है, और छत्तीसगढ़ भी आपको पता है, दोनों सटे हुए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, इससे आप है ना अपने क्वेश्चन तक पहुंच भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया और राजस्थान यहाँ हो गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों साथ में ही हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में 3 हो गए, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। समझ गए? चलिए अब देखिए, अब इसमें बताया गया है कि भारतीय मतलब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र प्रशासित प्रदेश, मैंने बोला ना जम्मू कश्मीर में पाया गया लिथियम, और लिथियम जम्मू कश्मीर के सलान हिमाला। तो आप इतना से याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी, और इसका जिसमें पाया गया है उसका नाम है सलान हिमाना क्षेत्र में। कितना टन है ये? 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित किए, मतलब अनुमानित है, कहते हैं ना प्रिडिक्शन हमने लगा रखा है, अनुमानित है कितना? 5.9 मिलियन टन का जम्मू कश्मीर में पाया गया है। तो इससे पहले ये अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण कर्नाटक के मांड्या जिले, मैंने बताया था ना मांड्या जिले में कर्नाटक में पाया गया। तो कर्नाटक में कौन सा था? मांड्या जिले में, ठीक है, मांड्या जिले के मारलांगल्ला क्षेत्र में 1600 टन। तो मारलांगल्ला क्षेत्र में 1600 टन, यहाँ पर 1600 टन का अनुमानित है, ठीक है, लिथियम संसाधन की उपस्थिति दिखाई गई है।
ठीक है, लिथियम है। तो आप देख पा रहे हैं ना, मैंने आपको जैसे बताया कहाँ जम्मू कश्मीर में मिला है, फिर उसके बाद हमें नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ मिला था, मेघालय में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर झारखंड में, और हमें छत्तीसगढ़ में मिला था, और दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर में भी हमें मिला है। ठीक है, मैंने पहली वाली आपको बताया था ना कहाँ कहाँ मिला, और राजस्थान में भी मिला है। तो देखिए यहाँ कितने जगह मिला है ये, और कर्नाटक में पहले अनुमानित है। ठीक है, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा है अदर, अन्य संभावित साइट है, मतलब कौन कौन से संभावित, मतलब कहाँ कहाँ और है, कहाँ कहाँ क्या मिल सकता है। देखिए राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में अभ्रक बेल्ट है। अभ्रक मिल सकता है कहाँ कहाँ, राजस्थान में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। इसको आपको क्या करना है, अपने मैप लेना, मैप लेके उसको ब्लैंक मैप होगा ना, उस पर आपको लोकेट करना है, उसको मार्क कर देना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ में पेग्माटाइट बेल्ट है, पेग्माटाइट बेल्ट है। आप देखिए ऐसे आपको बनाना है। वो फॉर एग्जांपल आपने ये मैप लिया, मैप लेने के बाद कहाँ कहाँ, राजस्थान यहाँ है, बिहार यहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, सॉरी यहाँ, तो इसको आपको लिखना है कौन कौन सी बेल्ट है। ऐसे आपको करोगे तो आपको लिए इजी टू रिकॉल रहेगा। और दूसरा क्या, थर्ड वाला क्या है, गुजरात में कक्ष का रंग यहाँ पर भी संभावित है। चलिए अब ये हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टीचर में। अब यहाँ पर अब देखिए मैप ऑफ द वर्ल्ड का लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पूरा वर्ल्ड का मैप लगा है। जैसे ये हो गया चैनल ऑफ आइसलैंड, और इंग्लिश चैनल हो गया। अभी हाल फिलहाल में उसका एग्जाम हुआ था ना यूपीएससी का, उसने नॉर्थ सी के पास जो थी कंट्री उसके बारे में पूछा था, कौन कौन सी कंट्री नॉर्थ ईस्ट के पास लगी हुई है ना। तो आप यहाँ पर ये पैसिफिक होगा। ठीक है, और इस पे ये दिख नहीं रहा, ब्लर आ रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस तरफ आ गया, ये फ्रांस इस तरह आ गया, ये पेरिस है। बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें बिल्कुल क्लियर होगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने बोला ना इंग्लिश चैनल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से भी जाना जाता है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अब इसके पास अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है सॉरी। तो किसको किसको पहले क्या करना है आपको, अटलांटिक महासागर की शाखा किसको किसको अलग करती है, दक्षिण इंग्लैंड को अलग करती है, दक्षिण इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। बस दो चीज हमारे, तीन चीज यहाँ से निकल गई। दूसरा क्या, ये उत्तर पूर्वी छोर पर डोरव जलमरुमंडल द्वारा उत्तरी सागर के दक्षिणी भाग से जुड़ता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अलग हो रहा है और यहाँ पर ये जुड़ रहा है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग क्षेत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल गई है, आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जैसे आपको सहूलियत लगे। अब नेक्स्ट पे हम कर रहे हैं, ये लगभग 560 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेके डोवर जल मरुमंडल से सबसे संकरी जगह पर 34 किलोमीटर तक है। कहीं इसकी लंबाई, कहीं चौड़ाई इसकी इतनी है और कहीं इसकी चौड़ाई कम हो रही है। ठीक है, तो इतना ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस कौन सी जलमरुमंडल किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है, बस इसी पे क्वेश्चन आएगा। बाकी तो और दे दिया है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। ये यूरोप के महाद्वीपीय शेल्फ के आसपास के उथले समुद्रों में सबसे छोटा है। अब देखिए सबसे छोटा है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा तो आपको एक सरसरी निगाह से बस पढ़ लेना है। जो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। तो आजकल क्या होने लगा, बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए हमको रीड करना पड़ता है। अब नेक्स्ट में हम करते हैं, ये चैनल मतलब इंग्लिश चैनल ब्रिटेन के नौसैनिक महाशक्ति बनने में एक महत्वपूर्ण कारक था। तो इंग्लिश चैनल के द्वारा ही इसका बड़ा रोल था। इंग्लिश चैनल था ना, ब्रिटेन के नौसैनिक महाशक्ति बनने में महत्वपूर्ण कारक था, और इससे ब्रिटेन द्वारा नेपोलियन युद्धों और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे आक्रमणों को रोकने के लिए प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग किया गया था। अब द्वितीय विश्व और नेपोलियन का युद्ध आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में, तो उसके लिए भी वो इंग्लिश चैनल बहुत कारगर साबित हुआ है। तो आप जानते ही होंगे, आप देख ही रहे होंगे इसका सिग्निफिकेंस कितना है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पहले वो करंट अफेयर से रिलेटेड, अभी हमारा हिस्ट्री से आया। अब देखिए हिस्ट्री में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुना जाता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है, सीनेट द्वारा या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, प्रतिनिधि सभा द्वारा, द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द्वारा,
द कांग्रेस द्वारा। तो किसके द्वारा चुना जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है मेरे। अब नेक्स्ट बोल रहा है वो हिस्ट्री की जगह, सॉरी लगता है वो हेडिंग गलत हो गई है, शायद पॉलिटी के क्वेश्चन से हम करते हैं, वो हेडिंग गलत है। लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों द्वारा, ये हेडिंग यहाँ पर है ना गलत हो गई है, हिस्ट्री की जगह पॉलिटी आएगा, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लोकतंत्र को लोगों की सरकार, लोगों द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार, ये बहुत फेमस कोड है, आपने भी पता होगा। जनता सरकार, जनता के लिए, जनता के, आपने पढ़ा है ना स्टार्टिंग से। तो ये कहने की घोषणा किसने की थी, किसने की है, किसने की है? जॉर्ज वॉशिंगटन ने, विंस्टन चर्चिल ने, या अब्राहम लिंकन ने, या थियोडर रूजवेल्ट ने? तो किसने बोला है? अब्राहम लिंकन ने, आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस कोड है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, ठीक है, जहां अमेरिका प्रशांत बेड़ा स्थित है। एक मिनट, पर्ल हार्बर वेयर द अमेरिकन पैसिफिक फ्लीट वाज स्टेशन्ड वाज अटैक्ड बाय द जापानीज। पर्ल हार्बर जहां अमेरिका प्रशांत बेड़ा स्थित है, पर जापानियों ने कब हमला करा? बेड़ा को यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं, फ्लीट को हिंदी में ट्रांसलेशन करने पर बेड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। और जापानियों ने कब हमला करा था? 1935 में, 1939 में, 1941 में, या 1944 में? तो कब किया था? 1941 में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मैं इंग्लिश में पढ़ती थी, हिंदी में थोड़ा मेरे को लगता है ये ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गई है। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में? मतलब न्यूयॉर्क का चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में कौन है? तो इसमें से कौन है? ली कॉर्बूसियर, मिनोरू यामासाकी, एडविन लुटियंस, या चार्ल्स कोलरिया? कौन है? तो हैगा निमोरू यामासाकी, ठीक है। हिंदी में आप देख लीजिएगा थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्ति, इसको टाइप, राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों और उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों को अमेरिका के सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है, किया जाना चाहिए, इंगित करता है। ये क्या इंगित करता है? क्या इंगित करता है? कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत बताता है, चेक और द संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर, थ्योरी ऑफ द चेक एंड बैलेंस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये रूल ऑफ द लॉ क्या बताता है? तो ये बताता है थ्योरी ऑफ द चेक एंड बैलेंस बताता है, यहाँ पर चेक, संतुलन का स्थान। पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना का बेस पर किसने हमला किया था? ऑब्वियसली लास्ट जो कब हमला करा था वो आ गया। अब किसने हमला करा था? जापान ने हमला करा था, समझ रहे? चलिए अब नेक्स्ट पे क्या आया? वह अमेरिका नेता कौन है जिन्होंने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कौन था वो? अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या जॉर्ज वॉशिंगटन? तो कौन था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपने इसका नाम पढ़ा ही होगा। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट में क्या है? अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, कोलंबस ने की थी, कैप्टन कुक ने, अमुंड सेन ने की थी? तो किसने की थी? कोलंबस ने की थी, आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति 1972 में चीन का दौरा करके कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए गया था? कौन था 1972 में अमेरिका राष्ट्रपति? रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश सीनियर, डी.आई. एइजनहावर, जे.एफ. कैनेडी? तो कौन था? रिचर्ड निक्सन था। रिचर्ड निक्सन के द्वारा ही चीन का दौरा करके उसने कूटनीतिक संबंधों को स्थापित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेली जनरल अवेयरनेस क्यूज से। अब इसमें है एनसीपीसीआर ने झारखंड में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त किया। अब देखिए पहले आया था बाल श्रम, क्या आया था? अब बोला किसने? झारखंड में किसने मुक्त किया?
अभ्रक खदान बालश्रम को किसने मुक्त किया है? तो एनसीपीसीआर ने मुक्त किया है, घोषित किया है, ठीक है। उसी संदर्भ में हमें बताया कि दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है। अब देखिए वर्ल्ड में पूछ रहा है, वर्ल्ड में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? चीन है, जापान है, भारत है, रूस है। तो कौन होगा? जापान होगा। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। किसने किसने घोषित किया है? एनसीपीसीआर ने। और सबसे बड़ा वर्ल्ड में कौन है? जापान है, अभ्रक का उत्पादक करता है। उदारवादी मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। उसी संदर्भ में हमें बताइए किस देश को पहले फारस के नाम से जाना जाता था। अब फारस के नाम से किस देश को जाना जाता था? इराक को, सीरिया को, इजराइल को और ईरान को। तो क्या आएगा? इजराइल को जाना जाता था। इस सारे जो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रियां है ना, आप इसको अपने मैप पे लोकेट करना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ना मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको उसको लोकेट करना चाहिए। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, जूनोसिस से पहले क्वेश्चन आया था ना, जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में हमें बताइए कि दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? अब सबसे पहले वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? अब देखिए, लुइस पास्चर ने, जॉन हंटर ने, फिर एडवर्ड जेनर ने, या जेम्स फिक्स ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अब देख सकते हैं लुइस पास्चर ने शायद वो दूध से रिलेटेड का कोई इन्वेंशन है वो किया था। अब हम नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश श्रीवास्तव आयोग हाथरस भगदड़ की जांच करेगा। अब देखिए हाथरस में जो हुआ ना भगदड़, जिसके कारण बोल रहे हैं 125 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उसके जो है जो ये न्यायाधीश हैं कौन है? ब्रजेश श्रीवास्तव, ठीक है। ये हाथरस में उसकी जांच करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बन गया। उसी के संदर्भ में हमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आयोग का प्राथमिक कार्य है? अब बोल रहा है न्यायिक आयोग का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है। अब देखिए पहला क्या? कानूनों का मसौदा तैयार करना। दूसरा क्या? बजट का प्रबंध करना। तीसरा क्या? मामलों को संभालना। डी ऑप्शन क्या? कदाचार की जांच करना। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आएगा इसका बजट प्रबंधन करना। नहीं यहाँ पर ये 1 मिनट रॉन्ग है, हैंगिंग इन्वेस्टिगेशन। बजट का प्रबंधन करना संदर्भ में बताइए कौन सा न्यायिक आयोग का प्राथमिक कार्य है? कानून का मसौदा तैयार, न्यायिक बजट का प्रबंधन करना, मामलों का संभालना, कदाचार की जांच करना। 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इस पे आंसर पे बी लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, बाकी पीडीएफ में आपको मिलेगी। बजट का प्रबंध करना आई थिंक प्राथमिक कार्य पूछ रहा है न्यायिक आयोग का, मगर ये नहीं होगा। मामलों का संभालना, कदाचार की जांच करना, यही होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट पे हम देखते हैं। एडीबी गुजरात में 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है, ठीक है। कौन बनाने जा रहा है? एडीबी गुजरात में 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है। उसी के संदर्भ में हमें बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र की विशेषता नहीं है? उसमें क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इसमें ये वाला यहाँ पर है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे ख्याल से। कौन सा न्यायिक आयोग का प्राथमिक कार्य नहीं होगा? इसमें नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ये होगा, ठीक है क्वेश्चन में। तब इसका आंसर ये आएगा, बाकी तो सारा है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा? विशेषता नहीं होगी, कौन सी? सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करना, सूर्य के प्रकाश से बिना संचालित होता है, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का उपयोग करता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। तो उसमें से बोला कौन सी विशेषता नहीं है? तो सूर्य, ये वाला ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हाल ही में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह आधारित संचार ने गति पकड़ी, ठीक है, जिससे भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठ गए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मापन या अनुमान के लिए उपग्रह चित्र या दूर संवेदन डेटा का उपयोग किया जाता है? अभी बोल रहा है कि किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूर संवेदन डेटा है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गई है, हिंदी में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए बोला है किसी विशिष्ट संस्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल की मात्रा,
दूसरा बोल रहा है किसी विशिष्ट स्थान के चावल के खेतों की ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन। अब तीसरा बोल रहा है किसी विशिष्ट स्थान की भूमि की सतह का तापमान उपरोक्त में से कोई तापमान। ठीक है, ये था। फिर उसके बाद यहाँ से ये है, यहाँ आ गया। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से फर्स्ट और सेकंड सही होगा, भूमि का सतह का तापमान नहीं होगा। समझ रहे? चलिए, थोड़ा सा ये इसमें पीपीटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन करने पे है ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए। हाल ही में कजाकिस्तान के अस्थाना, अब देखिए कजाकिस्तान में अस्थाना है। ठीक है, 2024 का संघाई एससीओ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें पूरे क्षेत्र के नेता के साथ साथ आए थे। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब देखिए, एससीओ की उत्पत्ति 1996 में गठित हुई संघाई 5 से हुई थी। दूसरा क्या बोल रहा है, एससीओ की स्थापना 5 जून 2001 को संघाई में हुई थी। इसमें तीसरा बोला हाल ही में इसमें शामिल हुए बेलारूस को मिलाकर इसके 9 सदस्य बने। तो इसमें बेलारूस इसका नया सदस्य बना है। ठीक है, और इसकी स्थापना 5 जून 2001 को हुई है ऊपर, और ये इससे नहीं बना। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर 2 और 3 होगा हमारा सी। अब नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट पे क्या है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स ने 4 जुलाई 2024 को पहली बार 80,000 का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, 80,000 का आंकड़ा पार किया मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज ने, जो इंट्राडे ट्रेड के दौरान 80,074 के नए शिखर पर पहुंच गया। और इसमें बोला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? बॉम्बे एक्सचेंज के बारे में पूछ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए, बोल रहा है बीएसई भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसे सरकार द्वारा मान्यता दी गई। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन, बीएसई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियामक ढांचे के तहत काम करता है। ठीक है, तीसरा बोला है बीएसई इक्विटी डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग के पेशकश करता है। तो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, क्योंकि इसमें तो नहीं करेगा ना, नहीं डेरिवेटिव हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये बॉम्बे एक्सचेंज है। अब देखिए, अब ये आया बिहार से रिलेटेड आया, ये हमारे जितने भी आगे वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं ना बिहार में, बिहार से ये दिया गया। अब ये पूछ रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्र साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? किसको चुना गया है? मुजफ्फरपुर को। ठीक है, साक्षरता में उत्कृष्ट होने में मतलब उसकी लिटरेसी रेट के बारे में बात कर रहा है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। ये ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो रही है, मैं बता दे रही जहां जहां संभावना हो रही है। बिहार के किस आधुनिक शहर का पुराना नाम औदंतपुरी था? किसका था? बिहार शरीफ का। पहले औदंतपुरी बोल लेते थे, अब उसको बिहार बोलते हैं, बिहार शरीफ। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं संख्या पुरुष से अधिक है? महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है कहाँ? गोपालगंज में। ये आ चुका है बीपीएससी में क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू है ये। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। नेक्स्ट में बोला है किस तारीख को बिहार सरकार ने सभी तंबाकू उत्पादन रोक लगा दी निर्माण पर रोक लगा दी? किस तारीख पे? 30 मई 2012 को बिहार की सरकार ने उसके तंबाकू के उत्पादन पे रोक लगा दी है। अब नेक्स्ट क्या बोलना है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? सुनील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है और एक बजट होता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से पहले होगा, फिर बजट आएगा बाद में। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? कौन कौन सी बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? चावल हो गई, गेहूं हो गई, मक्का होगी। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे बना है? सोन पे बना है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया है। ठीक है, सोन पे बना है। बिहार में भांगर मिट्टी किन क्षेत्रों में मिलती है? भांगर मिट्टी किन क्षेत्रों में मिलेगी? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलेगी। पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलेगी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
यूपी से रिलेटेड आ गया, पहले वो बिहार से था, अभी हम यूपी से करेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। अब प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है उर्दू अकेडमी संस्था द्वारा। प्रेमचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, बहुत फेमस है, तो उनके द्वारा उर्दू अकेडमी संस्था द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। खबरनामा मानसिक पत्रिका कौन निकालता है? यही उर्दू अकेडमी निकालती। कौन सी? खबरनामा। ये क्या है? मानसिक पत्रिका है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। कब खोले गए थे भाषा प्रशिक्षण केंद्र? 1990 में खोले गए थे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन किया गया 1994 में, फिर 1994 में किया गया। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है संत कबीर पुरस्कार। ठीक है। अब दूसरा क्या है? माननीय काशीराम भाषा संस्थान स्वाभिमान द्वारा सीएस संस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश। इसमें गड़बड़े में स्प्रिंट हो गया है, ठीक है, बाकी हम आपको पीडीएफ में देख लेंगे, पीडीएफ में आपको सही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार। ठीक है। डॉक्टर शिव मंगत सिंह सुमन पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पर इनको दिया था, अब यहाँ से दूसरा स्टार्टर, डॉक्टर शिव मंगत सिंह सुमन पुरस्कार दिया जाता है राज्य कर्मचारी को। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से। अब नेक्स्ट है, साहित्य संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। नेक्स्ट में सर्वित कारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से किया गया है। आगरा से तत्वबोधिनी का संपादन कौन करता था? गणेश शंकर। अब ये एमपी से रिलेटेड आ गया है, करंट अफेयर हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। छिंदवाड़ा का पूर्व नाम क्या था? अब देखिए, छिंदवाड़ा और सिंहवाड़ा हो गया ये। अब नेक्स्ट में क्या बोला? कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। एमपी के दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी किसे बोला जाता है? दमोही जिले को ही बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या बोलना है? मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिडोरी जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। घनत्व का मतलब पता है ना आपको कि एक प्लेस पे कितने लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। चलिए नेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के किस जिले को जिले चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? कटनी को जाना जाता है, जिला चूना नगरी। मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? राजगढ़ जिले के चिड़ीखो को मालवा का कश्मीर बोला जाता है इसको। मुक्तागिरी जैन जिले में स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैतूल में। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य गणगौर, काटी, फेफरिया, आड़ा, खाड़ा नाच, डंडा नाच, मटकी नाच, राजवाड़ी, राई नृत्य, खेरा नृत्य, कांगड़ा नृत्य इत्यादि है। यहाँ पर लोक नृत्य ये सारे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बुंदेलखड़ी। नेक्स्ट में क्या? देवास जिले में स्थित भानुकुल स्थान संगीत सम्राट कुमार गर्भधन की गंधर्व की साधना स्थली है। ठीक है, तो जो देवास जिला है वो किसकी संगीत भानुकुल स्थान पर संगीत सम्राट कुमार गंधर्व की साधना स्थली है। ठीक है, ये हमारा एमपी से रिलेटेड है। अब ये आज का करंट अफेयर पूरा खत्म हो गया। आपको कैसा लगा ये आपको अपना फीडबैक दीजिएगा, और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जाके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।